हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, ये फोटो हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी की है जिसने भारत की एक गंभीर समस्या को उजागर किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी समस्या की जिसने अपनी जड़ें तिरुपति से लेकर पशुपति तक फैला रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी समस्या की जिसने अपनी जड़ें पूरे रेड कॉरिडोर में फैला रखी हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं भारत में नक्सलवाद की। आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? आज हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे तो पहला ही पॉइंट उसमें, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा वाला पोर्शन उठाते हैं, तो पहला ही पॉइंट आप देखते हैं कि यहां लिखा हुआ है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता। गैर राज्य अभिकर्ता मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स। अगर मैं इन दो शब्दों में डिफरेंस बताऊं आपको कि स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब हुआ स्टेट एक्टर एक ऐसे बॉडी की बात की जा रही है जिसका अपना खुद की पॉपुलेशन है, जिसकी अपनी खुद की एक टेरिटरी है, अपनी खुद की एक संप्रभुता है। वहीं नॉन स्टेट एक्टर्स वो ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे संगठन हैं जिनकी अपनी खुद की कोई टेरिटरी नहीं, जिनकी अपनी खुद का कोई संप्रभुता नहीं, जिनकी अपनी खुद की कोई पॉपुलेशन नहीं है, और वो देश के भीतर इन्वॉल्व्ड हैं, देश के भीतर वो इवॉल्व हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि देश को नुकसान अलग अलग तरीके से पहुंचा रहे हैं। खैर, इस पे हम क्या चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आज हम इसको समझेंगे और क्या क्या समझेंगे और अपना एम क्या रखेंगे। एम हमारा रहेगा कि इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट न रह जाए। नक्सलवाद से जुड़ी सारी समस्याएं हैं जो वो हम एक जगह पर समाहित कर लेंगे। वामपंथी उग्रवाद को हम देखेंगे, इसके अलावा हम भारत में वामपंथी उग्रवाद को देखेंगे और देखेंगे हिस्टोरिकल नक्सलवाद बारी की जो वो घटना है 1967 वाली, या फिर उसके बाद हम इसके चरणों को देखेंगे, नक्सलवाद का उद्देश्य देखेंगे, इसकी रणनीति क्या है ये देखेंगे, और फिर वामपंथी उग्रवाद के कारक क्या हो सकते हैं इन पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार की पहल, कब तक ये नक्सलवाद खत्म होगा, होम मिनिस्टर इसमें क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हैं जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वामपंथी उग्रवाद की। वामपंथी उग्रवाद जब मैं बोलता हूं तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक इस स्पेक्ट्रम को समझ लीजिए। लेफ्ट और राइट आपने खूब सुना होगा, और जब हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं तो जब मैं फार लेफ्ट की बात कर रहा हूं तो यानी कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं जहां पर एक मान्यता है कि हम सरकार को नहीं मानेंगे, हमें सरकार नहीं चाहिए, हम सब अपना अपना विकास खुद करेंगे और जो भी संसाधन है उनको मिल बांट करके उनका उपयोग करेंगे। और अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो कुछ एग्जाम्पल्स में आप मार्क्स, लेनिन और माओ की फिलॉसफी को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अगर फार राइट के बारे में बोलूं तो फार राइट का मतलब है कि कंप्लीट पावर मेरे ही पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आप हिटलर को मान लीजिए, है ना, कंप्लीट पावर मेरे ही पास होनी चाहिए, मैं ही सही हूं, मैं ही सत्यम शिवम सुंदरम हूं। जब ये फिलॉसफी के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यक्ति आगे बढ़े तो वो फार राइट की कैटेगरी में रखा जाएगा, और ये लोग हैं जो फार लेफ्ट की कैटेगरी में। और अगर हम मॉडरेट बोलें कि मॉडरेट कौन है, तो मॉडरेट में आप भारत का संविधान का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां पर हम बात करते हैं SSSDR यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो ये अपने आप में एक मॉडरेट विचारधारा की बात करते हैं। ठीक है, अभी लेकिन हम जनरल सेंस में भी, आपको पता है लेफ्टिस्ट राइटिस्ट बोल देते हैं, तो लेफ्ट राइट जो हम बोलते हैं, तो जनरल सेंस में अगर मैं लेफ्ट का आपको मतलब समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैंने जनरल सेंस में, ठीक है, जनरल सेंस में अगर मैं आपको कहूं कि लेफ्ट बोला, तो लेफ्ट को आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं सोशलिज्म यानी कि समाजवाद को लेकर के बात कर रहा हूं। यहां जो आइडियोलॉजी होगी, जो थिंकिंग होगी, वो यही होगी कि मिल करके सारा काम करेंगे, सारी जो चीजें हैं वो खुद में आपस में बांट करके करेंगे, और इसके अलावा संपत्ति का जो बंटवारा है वो हम आपस में ही कर लेंगे। वर्ग विभाजन जैसी चीजें, वर्ग विभाजन है जो, ये नहीं चाहिए। कोई क्लास हमें नहीं चाहिए, हमें इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चाहिए, हमें मिडिल क्लास नहीं चाहिए, हमें लोअर क्लास नहीं चाहिए, क्लास नहीं चाहिए कैसी भी।
ठीक है। जब हम राइट की बात करते हैं, राइट, जब हम राइट की बात करते हैं तो यहां आप पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म से आप समझ सकते हैं। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, ठीक है। मतलब कहने का यहां पर जो फोकस है वो इंडिविजुअलिज्म पर है, यानी कि व्यक्तिवाद पर, ठीक है। व्यक्ति पर फोकस है, यहां पर फोकस है जो वो व्यक्तिवाद पर रखा गया है। यहां पर जो फोकस है वो ये रखा गया है कि ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों को तो मेंटेन करके रखना है ना, इनको, इनकी जरूरत है, इनको मेंटेन करके रखना है। यहां पर पूरा फोकस है जो वो संपत्ति पर रहेगा। किस पर रहेगा? संपत्ति पर रहेगा, ठीक है। मेन फोकस है जो यहां पर संपत्ति पर। तो जनरल सेंस में आप ये बात समझ पा रहे होंगे। लेफ्ट का मतलब हो गया जब हम इस तरह की बातें करें कि समाज के हित में, या सारा कुछ हमारा फोकस है जो वो समाज की तरफ ही रहे, और जब हमारा सारा फोकस एक ही व्यक्ति की तरफ रहे, तब हम राइट के बारे में बात करते हैं। तो ये जनरल सेंस में इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले भारत में जब हम वामपंथी उग्रवाद को समझें, उससे पहले इसकी जड़ें आई कहां से हैं? तो इसकी जड़ें जर्मनी, रशिया से जुड़ी हुई हैं। तो हमें थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में समझना चाहिए। इस फोटो को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि किसकी फोटो है। ये कार्ल मार्क्स की फोटो है। कार्ल मार्क्स की पूरी फिलॉसफी को अगर हम एक शब्द में बताएं या एक शब्द में एनालाइज करें, तो यहां से जिस चीज की स्टार्ट हुई है, जिस चीज की स्टार्टिंग हुई है, वो है वायलेंस, है ना। वो है वायलेंस, कि आपको पावर कैप्चर करने के लिए वायलेंस का यूज करना है। क्या? वायलेंस का, हिंसा का यूज करना है। ये यहां पर एक फिलॉसफी इनकी कार्ल मार्क्स की जो है वो आती है। इन्होंने कहा है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल प्रीवियस सोसाइटीज हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कहने का मतलब कि किसी भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी तरह के समाज को, हर तरह के समाज में आप एक चीज जो कॉमन पाएंगे वो है क्लास स्ट्रगल। वर्ग का जो स्ट्रगल है, वर्गों को, दो वर्गों को आपस में स्ट्रगल करना ही पड़ा है अपनी चीजों को मनवाने के लिए, अपनी चीजों को बराबरी को पाने के लिए। इनका जो वर्ग विभाजन का जो उद्देश्य है, जो इनका कि वर्ग विभाजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का वर्ग विभाजन होना ही नहीं चाहिए, वो इस लेवल का है, इस लेवल का है कि ये कहते हैं, एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊं तो प्रकृति ने सबको बराबर दिया, ठीक है। प्रकृति के लिए सब बराबर थे, और जिसके पास ज्यादा पावर थी उसने छीन लिया। जो कमजोर था उस वक्त वो कमजोर रह गया, और जो ताकतवर था उसने उस चीज को जो सबके पास होनी चाहिए थी, उसको गरीब से, मतलब उसको छीन लिया और उसको गरीब बना दिया, है ना। यानी कि ये इस तरह की बात भी करते हैं कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए घर बन रहा है। अब अगर घर बन रहा है तो आप वहां पर कोई लेबर होगा और वो काम करेगा, और दूसरा होगा वो पैसा लगाएगा जिसका घर बन रहा है ना। यही होता है नॉर्मली। लेकिन इनका तो यहां तक मानना है कि अगर घर बन रहा है तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप पैसे लगा रहे हैं, और दूसरे के पास श्रम है और वो अपना श्रम लगा रहा है, तो घर बनने के बाद उसमें अधिकार बराबर का होना चाहिए। क्योंकि संसाधन अगर शुरुआती स्तर पर देखेंगे तो प्रकृति ने सबको बराबर दिए हैं। समझ में आ रहा है आपको? और ये आप ये लाइन पढ़कर आप समझ रहे हैं कि मैंने जो शुरुआत में बोला कि वॉयलेंस है जो इस पर इन्होंने मोस्ट फोकस किया है, सबसे ज्यादा फोकस किया है। इवन इन्होंने तो ये भी कहा है कि जब बच्चे का जन्म होता है तब भी खून निकलता है। देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। बिना ब्लड के कोई बर्थ होता ही नहीं है ना। तो अगर आपको अपना अधिकार चाहिए तो वॉयलेंस करना होगा। इनको साम्यवाद का जनक यानी कि कम्युनिज्म का जनक, कम्युनिज्म शब्द जैसे ही मैंने बोला, साम्यवाद जब मैं शब्द बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यहां पर यह होता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था की बात हो रही है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है जिसमें आपका कृषि, उद्योग, सेवाएं, ये सभी क्या है कि सरकार के अंडर में होंगी, और फिर सरकार ही डिसाइड करेगी कि कैसे कैसे इनका बंटवारा करना है, ठीक है। तो यहां पर 1948 में इन्होंने साम्यवाद का विचार दिया, और उसके तहत इन्होंने कहा कि भाई कैसे बंटवारा करेंगे? कॉमन ओनरशिप होगी, जो जितना काम करेगा उतना उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। कॉमन ओनरशिप की बात करते हैं। चलिए आगे इस फोटो को देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि आगे हम लेनिन के बारे में बात करने वाले हैं। लेनिन
कार्ल मार्क्स के ही समर्थक है, या आप कह सकते हैं कार्ल मार्क्स के ही एक फॉलोवर थे, लेकिन दोनों की फिलॉसफी में थोड़ा सा अंतर है। रूसी क्रांति के समय इनको ये समझ में आया कि भाई किस मजदूरों और आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके अलावा किसान भी है, व्यापारी वर्ग भी है, अलग अलग तरह के वर्ग है, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं इन सभी के साथ। और क्योंकि यहां पर बात उन लोगों की हो रही है जो भी सताए जा रहे हैं, है ना, जो भी सताए जा रहे हैं उनके लिए ये कुछ करना चाहते हैं। और फिर इनको जब ये समझ में आया कि अलग अलग तरह के लोग हैं, तो ये एक चीज लेकर के आए, वो थी पार्टी की अवधारणा, पार्टी सिस्टम लेकर के आए। अभी तक मार्क्स ने पार्टी के बारे में बात नहीं की है, पार्टी नहीं बनानी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन लेनिन ने पार्टी की अवधारणा दे दी। और इन्होंने बताया कि भाई श्रमिकों की एक अलग अलग पार्टीज होंगी, जिसके जिसके जैसे जैसे इंटरेस्ट होंगे वो सब एक साथ आ जाएंगे। भारत में 1920 में जन्म हुआ एक पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको आप सीपीआई के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा भारत की आजादी में इनका। ये फोटो किसकी है? एम एन रॉय की फोटो है। एम एन रॉय ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1934 में संविधान सभा के बारे में कहा, और एज ए पार्टी 1935 में कांग्रेस ने फिर ये बात है जो वो उठाई, और फिर जाकर के अगस्त प्रस्ताव में 1940 में 1940 में इसको माना गया। देखिए, यहां तक आते आते लेनिन ने अपनी फिलॉसफी में थोड़ा बदलाव किया। लेनिन ने कहा कि अगर पार्टी तो बनानी है, ठीक है, पार्टी तो बनानी है, लेकिन अगर आपकी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि वो सारा सत्ता को अपने हाथ में ले सके, तो आपको क्या करना है? मेन पार्टी के साथ जुड़ जाना है। क्या? मेन पार्टी के साथ, मेन पार्टी है जो उसके साथ जुड़ जाना है, ठीक है। तो यहां पर कुछ कुछ वैसा ही हुआ, और पूरी जो आजादी का समय है इन्होंने काफी अच्छे काम किए, काफी ऐसे काम किए जिसमें कि आप कह सकते हैं कि भारत की आजादी में इनका काफी बड़ा योगदान रहा। खैर, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एक ऐसे व्यक्ति पर चर्चा करेंगे जिसके तार सीधी तौर पर नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे अब माओ त्से तुंग या फिर माओ जेडोंग। एक ही बात है, एक ही नाम है, मतलब ये दो नाम इनके लिए, इनका मेन नाम है जो है वो माओ त्से तुंग है, इनको माओ जेडोंग भी कहा जाता है। 1949 में ये अपनी एक अवधारणा को लेकर के आए, और इन्होंने कहा कि चाइना में एक चीज देखी इन्होंने, इनका यार ये सब मजदूर तो यहाँ है ही नहीं, तो मजदूर जब यहाँ है ही नहीं तो इस तरह का स्ट्रगल होगा कैसे? तो उन्होंने देखा कि जो भी सबसे नीचे वाला वर्ग है ना, हम क्लास डिवीजन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, क्लास डिवीजन में जो सबसे नीचे वाला वर्ग है उसको इकट्ठा कर लो, सबसे नीचे वाले वर्ग को इकट्ठा करो, और उसको लेकर के हम अपनी पार्टी बनाएंगे और फिर करेंगे संघर्ष। और उन्होंने कहा कि फिर हम सारा जो पावर है उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें छापामार युद्ध करना होगा, इसके लिए हमें छापामार युद्ध करना होगा, मतलब इसके लिए हमें गुरिल्ला वॉरफेयर करना होगा। छोटी छोटी ऐसी लड़ाइयां जिसमें हमारे लिए भौगोलिक, क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें तो भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है, भूपृष्ठ है जो, वो काफी ज्यादा मैटर करता है इसके लिए। और इसका टेक्निक होती है कि आप छुप करके आइए, अटैक कीजिए और फिर वापस से छुप जाइए, ठीक है। तो ये तरीका, खुले में आकर के लड़ाई नहीं करनी है। तो ये इन्होंने अपनी एक टेक्निक है जो ये बताई। खैर, आगे बढ़े अगर, तो माओ जब आ चुके हैं, माओ की विचारधारा भी पूरे में फैल चुकी है, तो फिर उसके बाद यहां हम अगर अपने भारत के बारे में बात करें, तो क्योंकि ये पार्टी तो बन चुकी थी 1920 में ही और पूरी तरीके से सक्रिय भी हो चुकी थी। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आपका लेनिन है, उन्होंने क्या कहा? पार्टी बनानी है, ठीक है, और जब तक आपकी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत ना हो जाए तब तक किसी मेन पार्टी के साथ जुड़ जाना है। अब वो समय आ गया है जब इनको ये लग रहा है कि सीपीआई में मतभेद आना शुरू हो गए कि अब कांग्रेस को समर्थन करें या ना करें। अब तक तो हम मेन पार्टी के साथ जुड़े थे, बट अब तो हम मजबूत हो चुके हैं, तो अब इसमें समर्थन करें या ना करें, इस तरह के दो गुट पार्टी के भीतर बनते जा रहे हैं। और इसके बाद यहां पर एक ऐसा गुट जो कह रहा है कि नहीं, अभी समर्थन करने की जरूरत है, और एक ऐसा गुट जो कह रहा है नहीं, हमें नहीं समर्थन करना। तो नई पार्टी एक बन के तैयार होती है जिसका नाम है सीपीआईएम। सीपीआईएम, एम का मतलब है यहां पर, या मार्क्स लिख लीजिए, है ना, सीपीआई मार्क्स है जो, वो है सीपीआई मार्क्सिस्ट, जो कि 1964 में बनी। 1964 में ये अपनी एक
अपने आप में एक बड़ी कट्टर पार्टी है और इसकी जो विचारधारा है वो ये है कि राज्य की पावर को सारा कब्जा कर लेंगे। ठीक है, राज्य की पावर को कब्जा करना ही इनका पूरा एम है। ठीक है, लेकिन 1964 में ये बनी, लेकिन ऐसा चल नहीं पाया क्योंकि यहां पर क्या था कि वोट देना है कि नहीं देना, इस पर अभी भी पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई थी। ठीक है, तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें या ना करें, इस पर अभी भी चर्चा चली और उसके बाद फिर से 1964 वाली जो ये पार्टी है इसमें फिर से विभाजन हुआ और इसमें फिर से जब विभाजन हुआ तो 1967 में आप देखेंगे 1967 में इसमें फूट पड़ गई और 1967 में एक ऐसा दल जो पूरी तरीके से मानता था कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, वो अलग हुआ और उनके लीडर थे चारू मजूमदार। नाम आपने सुना होगा, चारू मजूमदार इनके लीडर थे और इन्होंने ये बात मानी कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब तक आपको ये कहानी समझ में आई कि भाई सीपीआई जो 1920 में बनी थी, पार्टी का सिस्टम लेकर के आई थी, उसने पहले तो कांग्रेस के साथ मिल करके पूरा समर्थन किया और फिर उसमें फूट पड़ना शुरू हुई जब उन्होंने ये कहा कि भाई अब समर्थन करना है या नहीं करना। और उसके बाद एक नई पार्टी का इमर्ज हुआ, नई पार्टी निकल के आई जिसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, है ना, मार्क्सिस्ट, सीपीआई मार्क्सिस्ट जो बन के आई वो 1964 में बनी। और फिर उसके बाद भी इसमें अभी सहमति नहीं बन पाई कि इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो जब ये बात हुई कि नहीं इलेक्शन तो हमें लड़ना ही नहीं है ना, नई नई विचारधारा बन रही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, अपना तो हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो जो इस विचारधारा वाले लोग थे जो अपनी खुद की सरकार बनाएंगे वो इससे अलग हो गए। 1967 में ये अलग हो गए और यहां पर जो तीन मेन नाम है वो कौन है, वो तीन मेन नाम है वो है चारू मजूमदार, कानू सान्याल और आपके जंगल संथाल। इन तीनों ने एक स्ट्रगल शुरू किया, इन्होंने एक स्ट्रगल शुरू किया और जिसके तहत इन्होंने कहा, इन्होंने फैलाना शुरू किया जो भी परेशान है, जो भी सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है वो इस पार्टी में जुड़े। हालांकि अभी कुछ ज्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन उसी वक्त 1967 की नक्सलबारी की घटना होती है। क्या है ये नक्सलबारी की घटना? ये एक ऐसी घटना है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में एक जगह है नक्सलबारी। नक्सलबारी में वहां पर क्या था कि वहां के जो किसान थे और वो बड़ा परेशान थे अपने जमींदारों से, जमींदारों ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। अब किसान क्या करेगा, आप भी क्या करेंगे, अगर कोई आपकी जमीन पे कब्जा करेगा तो क्या करेंगे आप जाएंगे कोर्ट में, है ना, केस करेंगे, एफआईआर करेंगे। बिल्कुल वैसा ही उन किसानों ने किया। वो गए, वहां से कोर्ट गए और कोर्ट में जाकर के ऑर्डर लेके आ गए। ठीक है, कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर उनके पास मौजूद था कि ये हमारी जमीनें हैं, लेकिन जमींदारों ने एक नहीं सुनी। जमींदारों ने उस ऑर्डर को फाड़ के फेंक दिया और जब जमींदारों ने उस ऑर्डर को फाड़ के फेंक दिया तो इन तीनों को मौका मिल गया। ये एक मौका था जहां पर ये एकजुट हो सकते थे, जहां पर इन्होंने अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल किया और उन सभी लोगों को एकजुट किया। और फिर उसके बाद क्योंकि इनकी फिलॉसफी में हिंसा आ चुकी है, इनकी फिलॉसफी में हिंसा जुड़ चुकी है, तो इसलिए इन्होंने हिंसा की और उस समय इन्होंने वहां के जमींदारों को खत्म किया, वहां के सभी जमींदारों को खत्म किया और वो जो जमीनें थी वो आपस में बांट ली। ये एक हिंसक विद्रोह था जो कि हमारे इतिहास में दर्ज है। और फिर इसके बाद, इस घटना के बाद चारू मजूमदार ने एक पार्टी बनाई 1969 में। पार्टी का नाम रखा गया सीपीआई-एमएल। क्या है भाई सीपीआई-एमएल? सीपीआई-एमएल, एम का मतलब हुआ मार्क्सिस्ट, एल का मतलब हुआ लेनिनिस्ट, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। और यहां पर चारू मजूमदार ने क्लियर कर दिया अपने 8 डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कि ये पार्टी चलेगी तो चलेगी कैसे, क्या इसकी विचारधारा होगी, किस तरीके से इसका संचालन होगा, हर एक चीज इन्होंने अपने 8 डॉक्यूमेंट्स में लिखी। और फिर उसमें इन्होंने जो सबसे मेन बात थी, इन्होंने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखा, एम है जो उसका बता दिया कि एक चीज हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और दूसरी चीज कि हम वर्ग विभाजन को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, इस एम के साथ ये पार्टी आगे बढ़ी और बहुत ज्यादा इसको लोकप्रियता मिली, बहुत ज्यादा इसको लोकप्रियता मिली। क्यों मिली भाई लोकप्रियता? क्योंकि वो सारे लोग जो आसपास सताए हुए थे, वो सारे लोग जो भी ऐसे क्षेत्र में रह रहे थे जिनको जमींदारों से प्रॉब्लम थी, सरकार से प्रॉब्लम थी, या अलग अलग कहीं पर भी जहां पर वर्ग विभाजन जैसी चीजें महसूस हो रही थी, वो सारी चीजें एक साथ एक पार्टी में आने लगी और इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी।
और एक जो मेन इंपॉर्टेंट कारण आप समझिए कि ये समय कौन सा चल रहा है। ये समय है जो ये चल रहा है ट्रिकल डाउन इकोनॉमी। क्या है ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमी? इसका मतलब अगर मैं शाब्दिक मतलब बताऊं तो देखो, ऊपर वाले का आप ऊपर जो है सबसे उसको आप यहां पर आप फोटो से समझ पा रहे होंगे। यहां पर देखो, ऊपर वाले को वाइन देंगे, ठीक है, और नीचे की जितने भी ग्लास हैं वो वाइन से अपने आप भरते जाएंगे, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन रियल में क्या हुआ कि वाइन सिर्फ ऊपर वाले को ही मिल रही है, नीचे तो आ ही नहीं रहा कुछ, ठीक है। तो ऊपर वाले का विकास करेंगे और नीचे वालों का विकास अपने आप होता जाएगा। ये थ्योरी जब आई, ये वो समय चल रहा था जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत हमने कृषि को अपना मेन एजेंडा बनाया और कहा कि भाई यहां पर विकास करेंगे, जहां पर जो आपका मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, वो शोषित फील किया जिसने। उसके अलावा आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में औद्योगिकरण की बात की, तो जो आदिवासी था उसको लगा कि मेरी जमीनें हट रही हैं, उद्योग लग रहे हैं यहाँ पर, है ना। किसान को भी लगा कि भाई यहाँ अब मैं कृषि कैसे करूँगा, जनजातियाँ हैं जो वो परेशान होने लगी। तो ये सारा जो डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन इस फिलॉसफी में जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी जो चल रही थी इस टाइम की, हमें विकास करने के लिए कृषि पर फोकस करना है, हमें विकास करने के लिए औद्योगिकरण पर फोकस करना है। यहाँ पर एक वर्ग ऐसा भी था जो लगातार अपने आप को परेशान महसूस कर रहा था, अपने आप में परेशान फील कर रहा था, और वो वर्ग धीमे 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 इस पार्टी के साथ जुड़ता चला गया। जहाँ भी जनजातियों को ऐसा लगा कि हमारी जमीनें चली गई, हमें यहाँ से हटा दिया गया, तो फिर वो इस पार्टी में जुड़ गए। जहां भी किसी को लगा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, वो इस पार्टी से जुड़ता चला गया। आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस पार्टी का नाम जो था वो तो था आपका CPI-ML। CPI-ML यानी कि मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। लेकिन प्रेरणा किसकी थी? प्रेरणा थी माओ की, है ना। ये पार्टी है जो ये पूरी तरीके से माओ की प्रेरणा मतलब जो माओ की जो प्रेरणा थी उससे उत्प्रेरित थी, बहुत ज्यादा प्रेरित थी इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं कि इसके आगे अन्य समूह किस तरीके से उभरे। अन्य समूहों का उदय है जो ये वाली जो टाइमलाइन है, अगर आपने इसको समझ लिया तो ये पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, प्लस इसके आगे कैसे कैसे घटनाएं हुई और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गैरकानूनी घोषित किया गया और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी नेशनल पार्टी की तरह है, वो पूरी चीजें हैं जो वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए पहले इसको समझिए। यहाँ पर 1971 तक हम आए और 1971 में एक ऐतिहासिक चीज होती है जो है चारू मजूमदार की गिरफ्तारी। चारू मजूमदार की गिरफ्तारी हुई और 1971 का जो साल है ये वो साल है जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान का समर्थन है जो वो यहाँ के बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स को मिलना शुरू हो गया, यानी कि ISI है जो वो फंडिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दी है उन्होंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि चारू मजूमदार की गिरफ्तारी हो गई, जो आइडियोलॉजी थी उसमें भटकाव हुआ, और फिर उसके बाद चारू मजूमदार की 1972 में कस्टडी में ही मौत भी हो जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे आप तो 1975 में एक ग्रुप है जो अलग अलग जगह पर कई सारे ग्रुप हुए, लेकिन हम यहाँ पर 2 ग्रुप्स का ही नाम लेंगे, जिसमें से एक ग्रुप है बिहार में जो बना था MCC, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर है जो ये बिहार में बना, और यही वाला जो ML था CPI-ML जिसके बारे में अभी तक ही हमने बात की है, ये CPI-ML है जो ये बदल गया PWG में, यानी कि पीपल्स वार ग्रुप में। पीपल्स वार ग्रुप में जब ये बदला तो फिर उसके बाद 1992 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको गैरकानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि इसका जो मेन सेंटर था वो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था और वहां पे ये काफी ज्यादा सक्रिय था, और जो इसने गतिविधियां की, जहां पर इन्हें हत्याएं की, जिसकी वजह से इसको गैरकानूनी घोषित किया गया। और इधर ये MCC है जो ये भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था बिहार वाले क्षेत्र में। फिर उसके बाद 2004 का वो साल आता है जब ये दोनों मिल जाते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं 2004 के साल में CPI-ML, जिसको बाद में CPI-PWG हम कह रहे हैं, CPI-PWG और MCC ये दोनों जब मिलते हैं तो एक ग्रुप नया बनता है जिसका नाम है CPI-M, यानी कि CPI माओइस्ट। CPI माओइस्ट, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? चलिए रिवाइज करा देते हैं, एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं। और यहां पर आपको ये समझना होगा कि यहां से वो विचारधारा बनती है कि अब हमें क्या करना है कि सारा जो एरिया है उसको बढ़ाना है, फैलाव करना है, और कहां से कहां तक? ये जो तिरुपति से पशुपति तक का जो कॉन्सेप्ट है वो 2004 किसका है?
माओवादी, सीपीआई माओवादी का, ठीक है, सीपीआई एम का। चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार इन चरणों के हिसाब से। वामपंथी उग्रवाद के चरण, वामपंथी उग्रवाद के चरण अगर आप देखेंगे तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। भाई फर्स्ट फेज में क्या हुआ, सेकंड फेज में क्या हुआ और थर्ड फेज में क्या हुआ। फर्स्ट फेज में अगर मैं कहूं तो फर्स्ट फेज में हमने स्थापना के बारे में बात की कि भाई किस तरीके से ये सीपीआई-एम आया, है ना, पीछे की स्टोरी पूरी हमने अभी तक क्लियर की। और फिर इसने किस तरीके से अपना फैलाव किया, ये सेकंड फेज है। और फिर थर्ड फेज में ये आज तक की स्थिति की बात करता है, ठीक है। तो देखिए स्थापना की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर अगर हम नक्सलवाद की बात कर रहे हैं तो 1967 में सबसे पहले नक्सलबारी का इंसिडेंस होता है, नक्सलबारी, ठीक है, नक्सलबारी की घटना हुई। और फिर उसके बाद 1969 में बनता है आपका CPI-ML, ठीक है, CPI-ML बना 1969 में। और फिर उसके बाद ये जो नक्सलवाद था, नक्सलवाद है जो, ये कहां फैल गया, ये आपका इसके अलग अलग सेंटर्स हैं, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, आपका जो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, बिहार वाला क्षेत्र हो गया। उन जगहों पर इन्होंने अपना जो विचार हैं उनको फैलाना शुरू किया, ठीक है। इनके अलग अलग सेंटर्स है जो बन गए, तो इनके कई सारे सेंटर्स की स्थापना इस जगह पर हो गई, ठीक। अब हम और आगे बढ़े और सेकंड फेज में जहां पर फैलाव वाली जो स्थिति आई तो वहां पर हम बात करेंगे 1980 की, 1980, ठीक है। 1980 में क्या हुआ, 1980 में ये जो आपका CPI-ML है, ठीक है, यही क्या बन गया, CPI-ML है जो, वो बन गया पीपल वॉर ग्रुप। और ये 1980 की बात है, ठीक है। और फिर 1992 में क्या हुआ, 1992 में इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया, ठीक है, गैर कानूनी। और जब इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया तब फिर आता है ये थर्ड फेज, जहां पर आप 2004 की बात करेंगे। और 2004 में आपका जो ये गैर कानूनी वाला यानी कि PWG है जो, ये वाला, और MCC जो कि बिहार में बन रहा था, वो मिल करके CPI-M यानी कि माओवादी बन गया, CPI-M बन गया। 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये अपना प्रचार प्रसार कर चुके थे। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको अलग से बता देता हूं कि यहां पर ये जो CPI-M है, जिसको हम CPI माओवादी कह रहे हैं, UAPA के तहत, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, गैर कानूनी, ठीक है, ये गैर कानूनी है। अब आगे समझिए कौन क्या करता है। तो गैर कानूनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्शन नहीं लड़ता है। फिर से सुन लीजिए, ये जो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं और आगे जिसके बारे में बात करेंगे, ये CPI-M है, ये इलेक्शन नहीं लड़ता है, ये गैर कानूनी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है, ये एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है। और आगे समझते हैं इस चीज को कि देखिए नक्सल के जो लक्ष्य हैं तो वो लक्ष्यों में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर इन्होंने कर रखी है कि देखो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फोटो में भी आप देख रहे होंगे, ये झंडे का ही फोटो है जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि बहिष्कार करेंगे, ठीक है। और बहिष्कार करेंगे कौन है, ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, ठीक है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, CPI-M के बारे में कह रहे हैं इन्होंने। इनका एजेंडा है भाई कि चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। तो चुनाव जब नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर लंबा नागरिक संघर्ष करेंगे। क्या करेंगे, लंबा नागरिक संघर्ष करेंगे जो कि माओ की शिक्षा पर आधारित होगा, है ना, माओ की शिक्षा पर आधारित। माओ की शिक्षा पर आधारित होगा। इसके अलावा गुरिल्ला युद्ध लड़ेंगे। गुरिल्ला युद्ध लड़ेंगे का कहने का मतलब है कि यहां पर हम क्या करेंगे, छिप करके, क्योंकि देखो भाई डायरेक्ट तो सरकार से लड़ नहीं सकते, तो डायरेक्ट सरकार से जब नहीं लड़ सकते तो छिप करके युद्ध लड़ेंगे, है ना, छोटे छोटे युद्ध लड़ेंगे, छिप करके लड़ेंगे और सरकार को कमजोर करेंगे, ठीक। दूसरा एजेंडा हो गया इनका। तीसरा है भाई कि क्रांति के लिए हम क्या करेंगे, ग्रामीणों के सेंटर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ग्रामीणों के सेंटर, बताइए आप में से कोई। ग्रामीणों के सेंटर हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये इस तरह की जो अनएजुकेशन की समस्या ग्रामीण स्तर पर मिलेगी, भुखमरी की समस्या ग्रामीण स्तर पर मिल रही है, ठीक है। तो जो भी जिस तरीके का डेप्रिवेशन है, जो भी जिस तरीके की कमजोरी है, वो अगर ग्रामीण स्तर पे मिल रही है तो क्या करेंगे, सेंटर वहीं पे बनाएंगे, वहां पर उनको पास जाएंगे और उनको कुछ कुछ हेल्प कर देंगे, पैसे से हेल्प कर देंगे, खाना दे देंगे, जो भी जिस चीज से परेशान है उसको दे देंगे
और फिर उसको साथ साथ ये बोलते रहेंगे कि तुम्हारी सरकार कहाँ कर रही है कुछ, हम कर रहे हैं देखो तुम्हारे लिए। तो झुकाव उसका, भाई जिसका पेट खाली है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसका पेट खाली है उसका इंपॉर्टेंट है कि खाना मिल जाए, और खाना मिलना क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो खाना देने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये इनकी एक स्ट्रेटजी है कि रूरल सेंटर्स बनाओ, है ना, रूरल सेंटर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ और वहां पर केंद्र बनाओ अपने, जहां पर लोगों की समस्याओं को दूर करो शॉर्ट टर्म के लिए और उनको अपने साथ जोड़ लो। समझ गया? तो ये इनके कुछ लक्ष्य रहे। और इसके बाद हम बात करते हैं इनकी रणनीति पर। तो क्या है भाई इनकी रणनीति? तो वही मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे पहले मास मोबिलाइजेशन करो। युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, किसान परेशान है कि फसल खराब हो गई है, खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो भी परेशान आदमी है उसको आप टारगेट कर लो, ठीक है, यूथ को टारगेट कर लो। आदिवासी परेशान है, आदिवासी को भी टारगेट कर लो। आदिवासी क्यों परेशान है? कि भाई उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और उसको वहां से विस्थापन किया जा रहा है, ठीक। तो जो भी परेशान है उसको एक साथ जोड़ लो। इसके अलावा इनको हथियार दे दो, इंसर्जेंसी, इनको हथियार दे दो, है ना, हथियार दे दो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हथियार से ही सत्ता को छीना जा सकता है। और इसके अलावा यहां पर कूटनीतिक संबंध, मतलब माओ की जो फिलॉसफी है वो इन तीन चीजों का समावेशन है। मतलब कूटनीतिक संबंध का मतलब हुआ कि आप दूसरे देशों में भी जहां जहां पर, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी इन नेपाल, ठीक है, तो नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका समर्थन लो और फिर उसके साथ मिल करके आप क्या करो कि यहां की जो पार्टी है उसको स्ट्रांग करो, ठीक। तो ये इन तीन चीजों का समर्थन है क्योंकि माओ क्या कहता है कि पावर फ्लो फ्रॉम बैरल ऑफ गन। पावर कहां से आती है? पावर है जो वो बंदूक की नली से ही फ्लो करती है। पावर उसके पास है जिसके पास गन है ना। आप समझ सकते हैं इस चीज को। आप नॉर्मली कोई बात कहें किसी से, कोई आपको इग्नोर कर देगा, साइड में गन लगा रखी है फिर वही बात कहेंगे तो इग्नोर नहीं होता। तो इस तरह की जो फिलॉसफी है, इस तरह की जो चीजें हैं जिसमें कि डर कायम करना इंपॉर्टेंट है, वहां पर माओ अग्रेसिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आगे समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया अभी अभी कि लोग चाहिए, यूथ चाहिए। तो कैसे आएंगे इनके पास लोग और यूथ? तो एक स्टेप आप याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या है? खालीपन, यानी कि वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम से मतलब क्या है कि ये सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकार की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कहने का कि सरकार ने मान लीजिए कि स्कूल बनाया है तो स्कूल को तोड़ देंगे, सरकार ने कोई हॉस्पिटल बनाया उसको तोड़ देंगे, सड़क बनाई है उसको तोड़ देंगे। और जब वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जब वहां पर तबाही सी मच जाएगी, खाने की प्रॉब्लम होगी, सड़क ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है तो खाना नहीं मिल पा रहा, तब फिर ये अपने लोगों के पास जाएंगे और वहां पर उनकी हेल्प करेंगे और उनको बताएंगे कि देखो हम सब क्या है, एक साथ हैं, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, सरकार है जो वो अपने बड़े लोगों का भला चाहती है, जो अमीर लोग हैं बस उन्हीं की तरफ ध्यान देती है, गरीबों पर उनका कोई फोकस नहीं रहता है। और जब ये सारी चीजें कर लेंगे तो उसके बाद ये बताएंगे देखो हम तुम्हें पैसा भी देंगे, हम तुम्हें एस्टेब्लिशमेंट भी देंगे, मतलब वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बना करके देंगे, इंफ्रा भी बना करके देंगे, पैसा भी देंगे और उसके अलावा हम तुम्हें खाना भी देंगे, ठीक है। जो भी बेसिक बुनियादी चीजें हैं वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप हमारे साथ मिलकर रहिए, हम सब मिल बांट कर रहेंगे। मिल बांट कर, तो आप कहेंगे कि सर ये तो सब अच्छी बात कह रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट किया वो गलत है, लेकिन ये तो अच्छी बात कह रहे हैं ना कि अपने लोगों के लिए सब समर्थन कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक चीज और भी लाइन जोड़ते जाएंगे कि हम अपना विकास खुद करेंगे और उस विकास के लिए जो लड़ाई करनी है वो लड़ाई भी साथ में करेंगे और उसके लिए हथियार भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये इनकी एक आइडियोलॉजी है जो साथ में चलती रहती है। इसमें इनका जो समर्थन है वो जो मेन कर रहे हैं वो है आपके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इस शब्द का मतलब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन या आप कह लीजिए अर्बन नक्सल, बड़ा फेमस चल रहा है अर्बन नक्सल। ये एक वेल एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे, बड़े बड़े उच्च पदों में आपको मिल जाएंगे, सरकार के पदों में बैठे हुए मिलेंगे और खुले तौर पर नक्सलवाद का समर्थन करेंगे। समर्थन है ना, खुले तौर पर नक्सलवाद का समर्थन करेंगे, सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, मीडिया में चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि देखो जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो गरीब मजदूर हैं, वहाँ के जो किसान हैं, उन लोगों का सरकार है जो वो शोषण कर रही है। इस तरह की बात करेंगे। डैम सरकार ने मान लीजिए बनाया
तो कहेंगे कि ट्राइबल डिस्प्लेस किया, है ना, आइडियोलॉजी समझिए, है ना, ये क्या कहेंगे कि ट्राइबल्स को जो है वो सरकार डिस्प्लेस कर रही है, हटा रही है उस जगह से। ये नहीं बताएंगे कि डैम बनाने से कितने फायदे होंगे, सड़क बना रही है सरकार तो उसको उड़वा देंगे, है ना, इनका समर्थन है। उसके लिए क्या फंड रेस करते हैं, पैसा रेस करते हैं। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, माओवादियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया, तो उनके लीगल हेल्प देंगे। हर तरह की जो संभव समस्या है, संभव हेल्प है, वो ये करेंगे। और ये कहीं ना कहीं जो माओइज्म है उससे प्रभावित है। ये वो लोग हैं जो माओवादी या माओइज्म से पूरी तरीके से प्रभावित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सबसे बड़ा खतरा क्यों बना हुआ है। LWE यानी कि जो वामपंथी उग्रवाद है, ये सबसे बड़ा खतरा क्यों बना हुआ है। ये सबसे बड़ा खतरा जो है वो इसलिए बना हुआ है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इनको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन है, पहला पॉइंट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन है। दूसरा जो है पॉजिटिव इनके साथ, वो है इनका भूपृष्ठ, भौगोलिक समर्थन, है ना। इनको अपनी जगह के बारे में पता है, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जंगल वाले एरिया में रहते हैं, तो इनका जो भौगोलिक समर्थन है वो इनको प्रोवाइडेड है। और इसके अलावा जो इनकी अप्रोच है वो बड़ी खतरनाक है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम अपनी अलग सरकार बनाएंगे। इसलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये कह रहे हैं हम आपके चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपनी अलग सरकार बनाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि ये रेड कॉरिडोर वाले एरिया में अगर मान लीजिए कि ये सक्सेसफुल होते हैं तो हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरा ट्रेड कट ऑफ हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो व्यापार है आपका, जो नॉर्थ ईस्ट से जो कनेक्टिविटी है, ये पूरा है जो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो भारत के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। चलिए अब देखिए आपकी जो LWE के विकास के कारक क्या हो सकते हैं। तो इस फोटो को देख करके आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सर लाइवलीहुड की प्रॉब्लम है, यहाँ पर खाने के लिए इनके पास बड़ी समस्या है, इनकी जो जमीन है उससे संबंधित समस्याएं हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइवलीहुड की समस्या है, इसके अलावा समाज से ये अलग हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, मुख्य धारा में शामिल नहीं है, ये इनकी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा सुशासन की समस्या इस जगह पर देखी जा सकती है, और सुरक्षा इनको नहीं मिल पा रही, ये भी इनकी एक बड़ी समस्या है। तो मैंने आपको कुछ कारक बताए जो वो आप लोग चाहें तो ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा ताकि आप अपने मेंस में डायरेक्ट इसका यूज कर सके। देखिए मैंने यहां पर आपको कहा कि जमीन की समस्या है। ठीक है, जमीन की से संबंधित जो भी समस्याएं हैं कि इनको वहां से हटाया गया है, अगर डिस्प्लेस किया गया है तो इनके लिए एक नई जगह पर होनी चाहिए जिस जगह पर इनको रिलोकेट किया जाए। ठीक है, अगर इनका उस जगह से जुड़ाव है तो ये पहले पता करना चाहिए कि अगर ये जुड़ाव किस लेवल का है, कैसा है, क्या उस पर बातचीत करके सहमति बन रही है कि नहीं। तो एक तो इनकी जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं हो गई। इसके अलावा दूसरा इनकी क्या है कि रोजमर्रा या लाइवलीहुड से खाना पेट भरना सबसे बड़ी समस्या है, लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड की समस्या है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य धारा में शामिल नहीं है, समाज से अलग फील करते हैं, समाज से अलग फील करते हैं, मुख्य धारा में शामिल नहीं है। और सुशासन की समस्या यहां बहुत ज्यादा है, सुशासन की समस्या है। और इसके अलावा इनको पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं मिल पा रही। सुरक्षा, जब तक सरकार संवैधानिक तरीके से अंदर नहीं पहुंचेगी, जब तक सरकार इनको पूरी तरीके से ऐसा समर्थन नहीं देगी जिससे इनको यह फील होगा कि सरकार भी तो हमारे लिए काम कर रही है, तो फिर ये सारी समस्याएं हैं जो वो विकराल रूप लेती चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कि इतना जटिल क्यों है। तो यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, सलवा जुदुम लिखा हुआ है। क्या है भाई, ये जटिल समस्या क्यों है? क्योंकि देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अभी तक के जो वीडियो में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है आपको ये बात समझना कि क्या हम इनको गोली मार सकते हैं? अगर ये नक्सलवादी जो हैं ये अगर ऐसी घटना करें तो क्या हम इनको गोली मार सकते हैं? ये तो भाई भारत के नागरिक हैं, इनके पास भी वो सारे अधिकार हैं जो एक नॉर्मल सिटीजन के पास हैं। तो क्या आप इनको गोली मार सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनका तो ब्रेन वॉश किया गया है, तो संवैधानिक तरीके से इनको ठीक करना इंपॉर्टेंट है। और आप अगर सलवा जुदुम क्या है ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। देखिए क्या था कि एक तरीका ढूंढा गया कि इसको क्या है कि जब सरकार का आदमी जाता है तब ये उसको क्या है कि टारगेट कर लेते हैं, गोली मार देते हैं। ठीक है, या चौकी बनाई तो चौकी को उड़ा दिया। ठीक, तो इसके लिए ये क्या करते हैं, क्या किया गया था कि उन्हीं के जो लोग हैं उन्हीं को ट्रेन करो। भाई उनके लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं,
क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना कि जिसके पास देखो पावर होती है वो गलत तो हर जगह करता ही है, ठीक है। तो जब पावर कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों के पास है जिनको समझ नहीं है, तो फिर वो अपने भी लोगों के साथ कई बार गलत करते हैं। तो वो लोग जो सरकार, हमारी सरकार का, भारत सरकार का जो समर्थन करते हैं, उनके से अलग हैं, उन लोगों को टारगेट किया गया और फिर उसके बाद उनको ट्रेन किया गया और उनको बंदूकें दी गई, क्योंकि ये इनके लोग हैं, इनको गोली नहीं मारेंगे, इनको गोली नहीं मारेंगे। तो फिर ये गोंड ट्राइब के लोग थे, तो गोंड ट्राइब के लोगों को ट्रेन किया गया, गन्स दी गई और फिर उसके बाद इन्हीं के अगेंस्ट इनको खड़ा किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में 2005 की घटना, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी घोषित किया, इसलिए कि भाई आप भी तो वही काम कर रहे हैं। नक्सल्स ने क्या किया है, इनका ब्रेन वॉश किया है और फिर उसके बाद इनको बंदूकें पकड़ा दी हैं, और अगर सरकार भी कुछ ऐसा ही करेगी तो अंतर कहां रह जाएगा। तो ये तरीका संवैधानिक तरीका नहीं है, तो इसलिए इसको गैर कानूनी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया गया, ठीक है। इनका जो मेन है, जैसे बस्तर वाला, दंतेवाड़ा रीजन, ये एक ऐसे कुछ रीजन है जहां पर इनका सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व है वो यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो एक जो मैंने आपको बताया, इतनी जटिल ये समस्या इसलिए है क्योंकि यहां पर जो ये लोग हैं ये हमारे ही लोग हैं, है ना, हमारे ही सिटीजन है, तो आप गोली नहीं मार सकते, ठीक है। क्या आर्मी यूज कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, है ना, आर्मी का भी यूज नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ऐसे समझिए कि सीपीआई माओइस्ट, जो इनके पीछे बैकएंड जो बैकअप सपोर्ट है इनका, सीपीआई माओइस्ट का, वो तो चाहता ही यही है कि आप ऐसा करिए, आप एक बार कोई ऐसी घटना करिए तो, ताकि इनको मौका मिले मास मोबिलाइजेशन का। अभी हमने पढ़ा पीछे, अभी हमने यहां पर पढ़ा कि सबसे जो मेन चीज क्या है कि इनको क्या है, यूथ चाहिए, मास चाहिए। तो मास को कैसे ये ऐसा प्रभावित करें, कैसे इस तरह की चीजें बताएं कि सरकार अगेंस्ट है आपके, तो एक बार आप इनको मारो, तो गोली तो मारो, तो जैसे ही आप ऐसा कुछ करोगे तो ये वापस से भड़काना शुरू करेंगे कि देखो सरकार है जो आप ही के लोगों के अगेंस्ट है और हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये तो आप उल्टा उनको और ज्यादा मजबूत कर दोगे ऐसा करके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, भटके हुए, क्रक्स क्या निकल के आया, ये भटके हुए लोग हैं, और क्योंकि ये भटके हुए लोग हैं तो संवैधानिक तरीके से इनको वापस लाना है, ठीक है। चलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं एक बार, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। P2I बैच है जो, जिसकी शुरुआत 20 मार्च से सुबह 8 बजे होने वाली है, और इसमें आपको फाउंडेशन, आपका SIP, आपका MRP, SIP मतलब सक्सेस इन प्री, जिसमें प्री को पूरी तरीके से फोकस किया जाता है, वो मॉड्यूल, MRP मतलब मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आप यहां रह करके तैयारी करते हैं, और IGP यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ये सारी चीजें इस P2I बैच में शामिल हैं, अलग से आपको परचेज नहीं करना है। अगर ये बैच लेना चाहते हैं तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करें और 23,999 में इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारी जो सरकार की पहले हैं वो क्या क्या है। सरकार की अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें तो देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि होम मिनिस्ट्री के जो अंडर में एक अलग से विंग बना हुआ है, LWE विंग, ठीक है। एक अलग से ही डिवीजन है, डिवीजन, LWE डिवीजन। तो ये ध्यान रखिएगा, अलग से डिवीजन है। किसके अंतर्गत काम करता है? ये आपका MHA के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। आपको ये बात पता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, ये बेसिकली एक स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहां पर स्टेट को अलग अलग तरीके से हेल्प करना, ठीक है। तो यहां पर राज्य सरकारें हैं जो राज्य सरकारों को मदद करने का काम ये वाला जो डिवीजन है, LWE डिवीजन है जो, वो अपने स्तर पर करता है। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स को देख लेते हैं। ये देखिए, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर खर्च की बात कही जा रही है। और ये स्कीम है जो वो कहती है कि जो भी पैसा राज्य सरकार LWE को खत्म करने में, मतलब ये आपका जो वामपंथी उग्रवाद है इसको खत्म करने में जो भी पैसा राज्य सरकार लगाएगी, उसको क्या करेंगे? रिम्बर्स कर देंगे, ठीक है। उसको, उस पैसे को रीएम्बर्स कर देंगे इस स्कीम के तहत। याद रखिएगा, SRE स्कीम। ये सारी स्कीम आप एज इट इज पेपर में जरूर लिख करके आए, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है भाई? सरकार ने ऐसा क्या किया? सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम बनाई है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, कि अगर आपका जो भी पैसा है, ठीक है, जो भी पैसा आपको वहां की सड़कें बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, क्योंकि भाई जब विकास कैसे करोगे? विकास करने का तो एक यही तरीका है ना कि आप उनको एजुकेटेड कर दो, तो उनको खुद समझ में आ जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, और एग्रेसिव होकर के उन लोगों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और उसके बाद विकास करना होगा। विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है।
इसके अलावा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, केंद्र सरकार है जो वो पूरी तरीके से राज्यों का समर्थन करती है इस स्कीम के तहत, जिसमें सरकारें अलग अलग तरीके से जो भी सहयोग सेंट्रल से चाहिए किसी भी मतलब पैसे के मामले में, और पैसे के अलावा फोर्स चाहिए तो उसमें भी, मतलब हर तरीके से केंद्र सरकार है जो वो स्टेट्स का समर्थन करती है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सूची के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसके अलावा पुलिस थानों की किलाबंदी की गई, पुलिस थानों की किलाबंदी की जा रही है और की गई है बहुत सारों की। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव आया जिसका नाम है समाधान इनिशिएटिव, ये देख पा रहे हैं आप, समाधान। इसकी फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको एक बार समझ लीजिए। एस का मतलब है यहाँ पर स्मार्ट पुलिसिंग एंड लीडरशिप। पुलिस जो है वो अगर पुराने ढर्रे से काम करती जाएगी तो कैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कि तकनीक का भी अब इस्तेमाल करने लगा है, तो यहाँ पर स्मार्ट पुलिसिंग की जरूरत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मतलब इस तरीके की कुछ कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिसके तहत क्या है कि पुलिस है जो वो अपना काम अच्छे से कर पाए। मान लीजिए कि कोई लोग हैं जो, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर लाइन लगा करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर अगर आपने कोई एक कैंप लगा रखा है ना, किसी ने भी, सरकार की किसी सीआरपीएफ का लगा हुआ है मान लीजिए कैंप, तो वहां पर अगर एक हैंडपंप पास में लगवा दिया जाए तो वो जो 2 किलोमीटर दूर जाती थी, क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ये पुलिस है, मतलब ये सरकार के लोग हैं, ये तो हमारे अगेंस्ट वाले लोग हैं, इनका हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब सुविधा आप पास में दोगे, वहां पर अपने ही बेस कैंप में आप लगा लीजिए, आप हैंडपंप लगा लीजिए, फिर देखिए कितने दिन तक वो 2 किलोमीटर, अगर वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 मीटर में ही कवर हो रहा है तो क्यों नहीं वो वहां पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स लाने होंगे, एग्रेसिव स्ट्रेटजीज लानी होंगी, जिसके तहत हमें टारगेट करना होगा कि कौन है जो वो सही में आतंक फैला रहा है और कौन है जो ब्रेन वॉश्ड है। ठीक है, इसके अलावा मोटिवेशन लाना होगा, ट्रेनिंग लानी होगी, इसके अलावा एक्शनेबल इंटेलिजेंस है जो उसको डेवलप करना होगा। डी का मतलब हुआ डैशबोर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, एक डैशबोर्ड बनाना होगा कि किस किस तरीके के डेवलपमेंट किन इन इलाकों में हो पा रहे हैं। इसके अलावा हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, एच का मतलब, और इसका मतलब एक्शनेबल प्लान फॉर ईच थिएटर। एक्शनेबल क्या, देखो हर जगह के लिए अलग अलग प्लान चलेगा, बिहार वाले एरिया के लिए अलग चलेगा और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के लिए अलग चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो मतलब जो भी एरिया है वहां के भूपृष्ठ के हिसाब से, वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि कहां पर कौन सा प्लान है जो वो एक्शनेबल है, तो वो वैसा ही वहां पर। और एन का मतलब हुआ नो एक्सेस टू फाइनेंस। ठीक है, तो अगर हम इनको क्या है कि पूरी तरीके से चीजें डेवलप कराएं। ठीक है, इनको कैसे भी पैसा ना पहुंचने दे, क्योंकि देखिए किसी भी तरह का अगर इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दो है, एक पैसा और एक हथियार। बस इसकी कटौती कर दीजिए तो कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, दूसरे देशों का समर्थन मिल रहा है ना, इनको बांग्लादेश से भी समर्थन मिल रहा है, इनको म्यांमार से भी समर्थन मिल रहा है, नेपाल से मिल रहा है। आपको वहां अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस को स्ट्रांग करना होगा और इंटेलिजेंस फोर्सेस को वहां पर बताना होगा, मतलब पूरी तरीके से तैनात रखना होगा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जैसे ही पैसा और हथियार की कटौती हो गई मतलब फ्लो रुक गया, और एक बार ये फ्लो रुक गया तो फिर उसके बाद विकास कौन करेगा, भारत सरकार विकास करेगी, और उसका इस्तेमाल कौन करेगा, वहां के लोग इस्तेमाल करेंगे। और जब वो संवैधानिक तरीके से पूरी तरीके से विकसित, पूरी तरीके से मतलब अगर वो इंटेलेक्ट एक डेवलप हो गया, उनको ये बात समझ में आने लगा कि सच में सरकार उनकी दुश्मन नहीं है, तो फिर उस केस में वो सरकार का समर्थन करेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रे हाउंड ग्रुप है जो वो आंध्र प्रदेश में चलाया गया, ये अपने आप में जो सीआरपीएफ के जो जवान थे उनके लिए था ग्रे हाउंड ग्रुप। ठीक है, ग्रे हाउंड इलीट कमांडोज थे जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार थे कि गुरिल्ला वॉरफेयर जब होगा, ठीक है, तो उससे किस तरीके से लड़ना है, तो उसके तहत क्या है, ग्रे हाउंड ग्रुप है जो आंध्र प्रदेश में एक्टिव रहा। ठीक है, ये इलीट कमांडोज का एक ग्रुप था जिनको पता था कि गुरिल्ला टैक्टिक्स को किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, उसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। ठीक, इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करने का जो तरीका है वो है पीस टॉक, शांति वार्ता। शांति वार्ता एक इकलौता ऐसा सॉल्यूशन है जिससे नेगोशिएशन करके, हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में काफी हद तक हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, इवन यहाँ पर भी हम सक्सेसफुल हैं, पीस टॉक्स बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सारी चल रही हैं। तो गवर्नमेंट के ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो वो आपको यहाँ पेपर में अपने लिखने हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिसके तहत आप ये बात कह सकते हैं कि देखिए, अभी होम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है, ये
7 अक्टूबर 2023 के पेपर की कटिंग है, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 2 साल के भीतर LWE को खत्म कर देंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जिसके तहत उन्होंने पीस टॉक्स को बढ़ा दिया है, वहां पर जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ा दिया है। डेटा आप देख ही पा रहे हैं कि 2010 ये वो वाला साल है जब यहां पर पीक पर काफी ज्यादा जो इंसिडेंसेस थे वो देखने को मिले, और 2022 में जब आप कंपेयर करेंगे तो हमने देखा कि 77% जो इंसिडेंस वायलेंट इंसिडेंसेस हैं, जो आपके हिंसक गतिविधियां हैं, उनमें कमी देखने को मिली, 77% कमी देखने को मिली। ठीक है, जो अगर सिक्योरिटी पर्सनल्स की बात करें कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी जो मौतें अगर 2010 से कंपेयर करेंगे तो 2022 में 90% की यहां पर कमी थी। इसके अलावा एक जो डेटा बताता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, वो कहता है कि 2004 से 2014 के बीच 17,689 इंसिडेंसेस हुए और 6,984 डेथ। खैर ये डेटा आपको इतना याद नहीं रखना, लेकिन हाँ परसेंटेज वाला चाहे तो आप याद रख सकते हैं और इनको कोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी डेटा है जो ये बताता है कि बहुत अच्छे से सरकार अपना काम यहाँ पर कर रही है। आप ये बात देखिए और इसमें इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं इंसिडेंस ऑफ LWE वायलेंस, LWE के जो वायलेंसेस हुए हैं और उसके तहत यहाँ पर 77% तक की कमी आई है। याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 2009 और 2021 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर बता रहा है। 2009 में 2258 और 2021 में 509। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें जो कि LWE से के वायलेंस से प्रभावित थे, तो अगर आप 2010 की बात करते हैं तो 2010 में 96 थे और उसमें 52% की कमी देखने को मिली। 52% की कमी से 46 डिस्ट्रिक्ट अभी भी ऐसे हैं जो प्रभावित हैं LWE के हिंसा से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डेथ की बात करें, जो मृत्यु हुई हैं, इसमें 85% तक की कमी आई है 2021 और 2010 में कंपेयर करें। 2010 में 1005 और 2021 में 147। देखिए यह ग्राफ क्या बता रहा है कि 2018 में अगर हम माओइस्ट अटैक की बात करते हैं तो 275 थे, फिर ये घट के 182 हुए, फिर वापस से बढ़े 241 हो गए, फिर 188, 246 और फिर सबसे इंपॉर्टेंट 2023 में आप देख रहे हैं मात्र 37। ठीक है, 37 माओइस्ट अटैक है जो वो 2023 में देखने को मिले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमने यहां पर क्या है, काफी अच्छे से इसको कंट्रोल किया है। ठीक, और होम मिनिस्टर का आपने देख ही लिया बयान, 2 साल में इसको खत्म करने की बात कही जा रही है। वहीं अगर आप अटैक्स की बात करते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो वो किल्ड हुए हैं, जो मृत्यु हुई है सिक्योरिटी वालों की, हमारे जो सिक्योरिटी के जवान हैं, वहां पे 55, 22, 36, 45 थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन फिर बाद में 10 और फिर 7 2023 में, तो यहां पर भी काफी अच्छा कंट्रोल किया गया है। ठीक है, आगे समझिए, आगे समझ लेते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे रेड कॉरिडोर इज श्रिंकिंग। ये पेपर की कटिंग्स हैं जो ये बता रही हैं कि रेड कॉरिडोर वाला एरिया है जो वो अब छोटा होता जा रहा है ना। रेड कॉरिडोर का एरिया है जो वो काफी छोटा होता जा रहा है। ये वो पूरा मैप है जो ये बता रहा है कि रेड कॉरिडोर का एरिया जो पहले पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक लाल लाल था, अब आप देख ही पा रहे होंगे कि जो मोस्ट प्रभावित ये रेड वाला पोर्शन है जो ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, बाकी काफी जगहों पर इसको कम किया जा चुका है। 44 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अब उसके लिए कह रहे हैं कि इज नो लॉन्गर अंडर द ग्रिप ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। 44 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उनको फ्री कर दिया गया है। और इसके अलावा MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने कैटेगराइज किया है 106 डिस्ट्रिक्ट को 10 स्टेट्स के अंदर जो अभी भी LWE अफेक्टेड एरियाज है। मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 106 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अभी भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे आपके साथ आज इसमें डिस्कस करनी थी। इसके अलावा अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम ID है मेरी ओम द्विवेदी स्टडी IQ, प्लीज इसके साथ जुड़ जाइए, और ये मैं PDF है जो वो वहां पर शेयर कर दूंगा जिसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।